उसने अपने दांत उखाड़ दिए ताकि वह अपने प्यार को साबित कर सके। अपने सामने पागल हो चुके उस आदमी को देखकर लड़की को लगा कि यह सच्चा प्यार है। दोनों जब भी साथ सोते थे, हर बार बिस्तर के पास अपने जूते उतार देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे प्यार बना रहता है। लेकिन बहुत जल्द आदमी इस अजीब खेल से उब गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस लड़की को खिड़की के पास धक्का दे दिया। उस रात दोनों के बीच बहुत भयानक झगड़ा हुआ और लड़की अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस समय के बाद वह लड़की एक ठंडी लाश बन जाएगी। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह एक क्राइम थ्रिलर है जिसका नाम है रेड सेड। यह फिल्म द परफेक्ट ब्लू नाम के उपन्यास पर आधारित है और 2014 में जापान में पढ़ने गए चीनी छात्र की असली घटना से प्रेरित है। डायरेक्टर ने बेहद हिंसक दृश्यों, अजीब कहानी और इंसानी मानसिकता की गहराई को इस तरह दिखाया है कि दर्शक डर के साथ साथ पीड़ित परिवार का दर्द भी महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े मछुआरे लाओ जिन से होती है। वह अपनी पूरी जिंदगी मछली पकड़कर गुजारा करता है और बहुत गुस्सैल इंसान होता है। एक दिन मछली पकड़ते समय उसे अचानक अपनी बेटी सियाओना के गायब होने की खबर मिलती है। सियाओना उसकी एकलौती बेटी थी। तलाक के बाद लाओ जिन ने अकेले ही उसे बड़ा किया था और पढ़ाई के लिए जापान भेजा था। बेटी हमेशा उसका गर्व थी, लेकिन वह अब अचानक गायब हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही वह तुरंत जापान पहुंच जाता है और अपनी एक्स वाइफ और बेटी की दोस्त सियाओलिंग से मिलता है। सियाओलिंग बताती है कि सियाओना पीछे कुछ समय से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और आखिरी बार 6 दिन पहले दिखाई दी थी। उसका बॉयफ्रेंड ली मिंग एक अजीब और हिंसक स्वभाव का इंसान था। वह टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कॉस्प्ले करना पसंद करता था। यह सुनकर लाओ जिन चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बेटी ने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। तभी उसे याद आता है कि 6 दिन पहले बेटी ने उसे फोन किया था, लेकिन वह उस समय काम में व्यस्त था और उसने फोन काट दिया था। उसकी एक्स वाइफ गुस्से में उसे डांटने लगती है। उसकी बातें सुनकर लाओ जिन खुद को दोष देने लगता है। इसी दौरान सियाओलिंग को अचानक एक मैसेज मिलता है। वह तुरंत ली मिंग का सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है और पता चलता है कि उसकी आखिरी लोकेशन कल रात टोक्यो थी। यह देखकर लाओ जिन राहत की सांस लेता है और सोचता है कि शायद उसकी बेटी अभी जिंदा है। लेकिन यहाँ साफ दिखाई देता है कि बेटी सुरक्षा से ज्यादा उसे अपने काम की चिंता रहती थी। असल में उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। तलाक के बाद छोटी सियाओना हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। जब वह सिर्फ 8 साल की थी तब लाओ जिन उसे उसकी माँ के पास छोड़ने गया था, लेकिन उसकी माँ ने नई शादी कर ली थी और सिर्फ कुछ पैसे देकर बच्ची को अकेले बस से वापस भेज दिया। अब बेटी के गायब होने पर वही माँ लाओ जिन को निर्दयी पिता कह रही थी। अगले दिन लाओ जिन टोक्यो यूनिवर्सिटी में ली मिंग को ढूंढने पहुंचता है। यह उसकी पहली विदेश यात्रा थी, लेकिन बेटी को ढूंढने की जल्दी होने के बावजूद वह यूनिवर्सिटी के गेट पर फोटो चिपकाने लगता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल देता है। जब वह ली मिंग के हॉस्टल पहुंचता है तो दरवाजा एक चीनी छात्र खोलता है। उसी समय उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ती है। लड़की वहीं खड़ी थी और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें चमक उठती है। लाओ जिन हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर ली मिंग का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एक लड़का बैग लेकर लौटता है। पास से गुजरते समय वह मुस्कुराते हुए पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी लाओ जिन के फोन पर सियाओन की एक फोटो आती है। ध्यान से देखने पर एहसास होता है कि यह लड़का वही छोटा बच्चा है जो फोटो में था। लाओ जिन गुस्से में उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तभी उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। फोन पर मिली खबर बिजली की तरह उसके दिमाग पर गिरती है। उस पल उसके आसपास की हर आवाज गायब हो जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बचता है, ली मिंग को पकड़ना है। जैसे ही वह उस परिचित शरीर को देखता है वह जोर से चिल्लाता है और पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है। दोनों मेट्रो स्टेशन में पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी ली मिंग सामने से आती ट्रेन की तरफ कूद जाता है। यह देखकर लाओ जिन पूरी तरह हिल जाता है
अब उसे यकीन हो जाता है कि ली मिंग ही असली कातिल है। जब ट्रेन गुजर जाती है तब तक ली मिंग गायब हो चुका होता है। इसके बाद लाओ जिन अपनी बेटी की लाश की पहचान करने जाता है। उसकी बेटी का शरीर देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके शरीर पर कुल 17 चाकू के घाव थे। सभी घाव पेट के आसपास थे, लेकिन कोई भी सीधे मौत का कारण नहीं बना था। असल में ज्यादा खून बहने और 7-8 घंटा तक बंद कमरे में पड़े रहने के कारण उसकी मौत हुई थी। उससे डरावनी बात यह थी कि मरने से 6 घंटे पहले उसने कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह सुनते ही लाओ जिन फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ दुख सहन नहीं कर पाती और एम्बुलेंस में ही बेहोश हो जाती है। वह रोना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। लाओ जिन अपनी फोन की कॉल हिस्ट्री देखता है। उसी समय उसकी बेटी का आखिरी फोन दिखाई देता है, वही कॉल जिसे उसने काट दिया था। समय बहुत निर्दयी था। बेटी खोने के बाद एक पिता के दिल का दर्द अब बाहर आने लगा था। वह शराब पीकर उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी की लाश मिली थी। वह वहां जोर जोर से रोता है और पहली बार एक असली पिता की तरह टूट जाता है, क्योंकि पहले वह सिर्फ काम और पैसे के पीछे भागता था, इसलिए वह कभी भी अपनी बेटी के दर्द को समझ ही नहीं पाया। जब पुलिस उसे उस हालत में देखती है, बिखरे बाल, खून से भरा माथा और पागलों जैसा चेहरा, तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि अब वह सामान्य आदमी नहीं रहा। फिर पुलिस उसे कहती है, तुम्हारी बेटी इतनी दर्दनाक मौत मारी गई, क्या तुम अब भी खुद को उसका पिता कह सकते हो? अगर सच में उससे प्यार करते हो तो पागलों जैसी हरकतें बंद करो। अब वापस चीन लौट जाओ। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह आदमी अब चीन वापस जा चुका है, आज दोपहर की फ्लाइट से। यह सुनते ही लाओ जिन गुस्से में मेज पलट देता है और चिल्लाने लगता है कि वह कातिल को हर हाल में पकड़कर लाएगा। लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। उसकी नज़र में उसकी बेटी स्याओना एक बहुत मासूम और समझदार लड़की थी। तुम लोगों के पूरे परिवार को पता था कि वह मेरी बेटी है। मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। क्या तुम जानते हो यह कितना बड़ा पाप है? लेकिन बेटी की मौत से ज़्यादा उसे इस बात की चोट थी कि बेटी के साथ गलत काम हुआ है, जिससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अगर तुम बचपन से मेरे साथ रहते तो समझते कि परिवार क्या होता है। लाओ जिन को याद आता है कि मरने से पहले उसके बेटी ने आखिरी बार उसे फ़ोन किया था। उस समय वह अलमारी में छिपी हुई थी और मदद के लिए उसी को पुकार रही थी। इसके कारण साफ पता चलता है कि स्याओना अपने पिता को अपनी आखिरी उम्मीद मानती थी, लेकिन अब एक पिता के रूप में उसका गर्व पूरी तरह टूट चुका था। अगर मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकता तो फिर मैं किस चीज का पिता हूँ? वह गुस्से में कसम खाता है कि पूरी जिंदगी भी लग जाए तो भी वह कातिल को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन लाओ जिन चुपके से ली मिंग के घर में घुस जाता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चाकू लेकर अंदर घुस पड़ता है। तभी वह व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की को देखता है, जिसके कारण उसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। ली मिंग की माँ उसे समझाती है कि ली मिंग जल्द ही वापस लौट आएगा, लेकिन वह यहाँ नहीं रह सकता। यह देखकर साफ पता चलता है कि इस परिवार के रिश्ते भी बहुत खराब थे। इसके बाद ली मिंग की माँ अपनी एक्स वाइफ को फोन करके वापस बुला लेती है। जब लाओ जिन उसके साथ एयरपोर्ट जा रहा होता है, तभी वह सड़क किनारे उन्हें झगड़ते हुए देख लेता है। वह तुरंत अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन ली मिंग की माँ सब समझ जाती है। अगर वह वहाँ होता तो तुम उसे जरूर देख लेते। इसके बाद वह कहती है कि जापान में स्याओना एक बहुत अच्छी लड़की थी। अगर उसके साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो वह जरूर उसके परिवार का हिस्सा बनती। लाओ जिन उसकी बातें सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। अगर सच में मेरा बेटा दोषी निकला तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर लाओ जिन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन असल में यह सिर्फ समय बिताने की चाल थी। वे लोग ली मिंग को देश से बाहर भगाने की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन लाओ जिन भेष बदलकर ली मिंग के घर के पास छुप जाता है, लेकिन अचानक पुलिस उसे पकड़ लेती है। असल में ली मिंग ने पहले ही शिकायत कर दी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
उधर ली मिंग की माँ उसे पहाड़ों में छुपने ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पता चलता है कि यह लोग ली मिंग को पकड़ने आए हैं। डर के मारे वह तेजी से भागने लगता है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ली मिंग बंदूक लेकर पास ही कांप रहा होता है। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसके हाथ से बंदूक ले लेती है। तभी दोनों की बातचीत से पता चलता है कि ली मिंग खुद पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ली मिंग बदला लेना चाहता था, क्योंकि बचपन में उसकी बहन की मौत के लिए भी वही परिवार जिम्मेदार था। उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से चल जाती है। इसी बीच जेल में बंद लाओ जिन को उसकी एक्स वाइफ कई बार फोन करती है। वह बताती है कि बेटी का जापान में अंतिम संस्कार होने वाला है और उसे जल्द पहुंचना चाहिए। लेकिन तभी एक सौदा सामने आता है। अगर लाओ जिन जापान छोड़ दे और ली मिंग का पीछा करना बंद कर दे तो वे लोग उसकी जमानत करवा देंगे। अगले दिन एयरपोर्ट जाते समय लाओ जिन अचानक सड़क किनारे कई कंटेनर देखता है। उसमें से एक पर उसे वही अजीब निशान दिखाई देता है। उसे तुरंत शक हो जाता है कि ली मिंग वहीं छिपा है। वह भागकर वहां पहुंचता है और सच में ली मिंग को ढूंढ लेता है। दोनों के बीच भयानक पीछा शुरू हो जाता है। भागते समय ली मिंग रस्सी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है। लाओ जिन तुरंत रस्सी पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इस पल ली मिंग के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है। लाओ जिन पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन ऊपर आते ही ली मिंग अचानक फिर भाग जाता है। वह अपनी माँ के घर पहुँचता है। वहाँ उसकी माँ जानबूझकर बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है ताकि लाओ जिन का ध्यान भटक जाए। गुस्से में लाओ जिन उसे धक्का देकर बेसमेंट में घुस जाता है, लेकिन उसी समय ली मिंग की माँ बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और लाओ जिन अंदर से कैद हो जाता है। वह तुरंत ऊपर जाकर अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले ली मिंग बेसमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा होकर लाओ जिन को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में पागल हो चुका लाओ जिन बेसमेंट में आग लगा देता है। स्थिति बिगड़ती देखकर ली मिंग की मां पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस आती है तब भी लाओ जिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़कर वापस ले जाती है। उधर ली मिंग और उसकी मां एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान समुद्र के ऊपर भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं मछलियों को आसमान तक उछाल रही थी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन ली मिंग इस खतरनाक मौसम में अजीब तरह से खुश हो रहा था। वह ड्राइवर से गाड़ी को और तेज चलाने को कह रहा था। डर के कारण ड्राइवर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। ली मिंग खिड़की से बाहर सिर निकालकर इस पागलपन का मजा लेने लगता है। धीरे धीरे ड्राइवर भी उसके असर में आने लगता है और उसके चेहरे पर भी पागलों जैसी मुस्कान फैल जाती है। लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि गाड़ी बुरी तरह फिसल जाती है। उसी समय जेल से भाग चुका लाओ जिन वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि ली मिंग की मां गाड़ी में फंसी हुई है। पहले वह उसे बचाने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी नज़र आधे मरे हुए ली मिंग पर पड़ती है। इसके बाद वह घायल ली मिंग को उठाकर दूर ले जाता है, जबकि उसकी मां चीखती रह जाती है। कुछ समय बाद लाओ जिन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन मरते दम तक भी वह ली मिंग का ठिकाना नहीं बताता। आखिरकार ली मिंग पुलिस के सामने सच बोल देता है। वह सच बताता है कि उसने सियाओना को जेल भिजवाने के बदले बदला लेने के लिए उसने एक गिफ्ट बॉक्स खोला, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला अंदर रखा तेजाब उसके चेहरे पर गिर गया। इस हादसे में माँ और बेटी दोनों का चेहरा बुरी तरह जल गया। यह सच्चाई जानने के बाद ली मिंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने लियांग की हत्या कर दी। इसी वजह से वह किसी भी हालत में पुलिस को लाओ जिन को छोड़ने नहीं देना चाहता था। जब जिंगलैंग को ली मिंग के असली इरादों का पता चलता है तो वह लाओ जिन से एक सौदा करती है। वह कहती है कि अगर लाओ जिन उसे 3 दिन का समय दे दे तो वह जापान जाकर अपनी बेटी को वापस लाएगी और फिर ली मिंग का ठिकाना बता देगी।
जापान पहुंचने के बाद लाओजिन सियाओना की दोस्त सियाओना लिंग से मिलता है। वह ली मिंग का मोबाइल निकालती है और उसमें से एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मरने से पहले सियाओना के साथ गलत काम किया गया था। लाओजिन सियाओना लिंग से कहता है कि वह वीडियो में दिखाई देने वाले उन 3 आदमियों को ढूंढने में उसकी मदद करे। उसी समय जब लाओजिन अस्पताल में था तब सियाओलिंग को एक मैसेज मिला था। उसी मैसेज की मदद से उन्हें उन 3 लोगों का पता चल जाता है। गुस्से से भरा लाओजिन अपनी बेटी की हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाता। वह वीडियो लेकर सीधे गुज्जी के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह तीनों आदमियों को बुरी तरह पीटता है। उनकी बातों से उसी पूरी घटना की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन लाओजिन उस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। गुज्जी उसे सजा देना चाहता था, इसलिए उसने बेटी की लाश की जगह तक नहीं बताई। इसके बाद लाओजिन फिर से जिंग लेन को साथ लेकर ली मिंग की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ली मिंग का कोई सुराग नहीं मिलता। जब वह बार बार ली मिंग के बारे में पूछने लगता है, तभी अचानक वह अपने फोन में फिर से वही वीडियो चला देता है। वीडियो देखकर जी लेन पूरी तरह टूट जाता है। वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन लाओजिन उसे दीवार से दबा देता है। फिर वह कहता है कि उन 3 आदमियों को उसने ढूंढ लिया है। असल में ली मिंग ने उन लोगों के दोस्त को जला दिया था। उन तीनों लोगों ने मिलकर ली मिंग को बेरहमी से पीटा। सियाओना उनसे बार बार माफी मांगती रही। वह कहती रही कि अगर वे ली मिंग को छोड़ दे तो वह कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उन दरिंदों ने उसके साथ गलत काम कर दिया। फिर उनमें से एक आदमी ने ली मिंग पर 17 बार चाकू से वार किया। उसने कहा कि उसे लोगों को दर्द में देखकर मजा आता है। इसके बाद लाओजिन जी लेंग को एक बैग देता है। बैग के अंदर ली मिंग के कपड़े रखे होते हैं। लाओजिन कहता है कि ली मिंग की लाश समुद्र में फेंक दी गई है। यह सुनते ही जिंग लेन गुस्से से पागल हो जाती है। वह गाड़ी चढ़ाकर लाओजिन को मारने की कोशिश करती है। लाओजिन भागकर चट्टान के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन जिंग लेन पहले ही सब खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। वह पूरी स्पीड में गाड़ी समुद्र में उतार देती है। आखिरी पल में लाओजिन उसे बचाने का फैसला करता है और समुद्र में कूद जाता है। वह कहता है कि उस रात दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि बाद में पुलिस स्टेशन में जी लोंग गवाही देने से मना कर देती है। अब सवाल यह था कि लाओजिन सच में अपनी बेटी से प्यार करता था या फिर वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ली मिंग को मारना चाहता था। लाओजिन हमेशा सोचता था कि उसने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा किया। जब सियाओना को बुखार आता था तो वह गीला तौलिया उसके चेहरे पर रख देता था। उसे लगता था यह एक पिता का प्यार है, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि सियाओना अंदर से कितनी अकेली और डरी हुई थी। क्योंकि वह समुद्र किनारे पली बढ़ी थी, इसलिए लाओजिन मानता था कि उसे तैरना नहीं आता है। वह उसे जबरदस्ती समुद्र में घंटों छोड़ देता था। उसकी नजर में यह प्यार था, लेकिन इसी डर से धीरे धीरे सियाओना के अंदर गंभीर मानसिक समस्या पैदा कर दी। मछली पकड़ने के लिए लाओजिन अक्सर समुद्र चला जाता था और छोटी बच्ची को घर में अकेला छोड़ देता था। डर के मारे सियाओना दीवारों पर सूरज की तस्वीरें बनाती रहती थी ताकि उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हो सके। वह हर दिन अपने पिता का इंतजार करती रहती थी, लेकिन लाओजिन कभी उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। उसे समझ नहीं आता था कि प्यार क्या होता है। इसीलिए जब उसने देखा कि ली मिंग अपने प्यार को साबित करने के लिए अपने दांत तोड़ रहा है और उंगलियां काट रहा है, तो उसे लगा कि यह सच्चा प्यार है। अपने प्यार को साबित करने के लिए ली मिंग सियाओना के लिए उन 3 आदमियों से मार खाने को भी तैयार था। लेकिन जब ली मिंग ने वह वीडियो देखा जिसमें सियाओना के साथ गलत काम हो रहा था, तो उसे लगा कि उसने उसे धोखा दिया। अपने टूटे हुए प्यार को साबित करने के लिए उसने खुद को 17 बार चाकू मारा। जब सियाओना उसे छोड़कर चली गई तब वह पूरी तरह टूट गया। वह दीवार पर सूरज बनाकर अपने खून से आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। अब जाकर लाओजिन को पूरी सच्चाई समझ आती है। 17 चाकू, उस आदमी के शरीर से इतना खून बहा, लेकिन उसके शरीर पर किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं थे।
और तुम्हारी बेटी वह 6 घंटे बाद मरी थी। उस 17 घावों में से एक भी सीधा जानलेवा नहीं था। वह मदद के लिए फोन कर सकती थी। उसने मुझे फोन किया भी था, लेकिन मैंने उसका फोन काट दिया। यह सोचकर लाओ जिन पूरी तरह टूट जाता है। इतने घंटों तक वह अकेली दर्द सहती रही, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। यह सच लाओ जिन सहन नहीं कर पाता। वह अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है। दीवारें और खिड़की के बोर्ड पर बने सूरज को देखकर उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अकेलापन और डर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब आखिरकार उसे समझ आता है कि उसका प्यार वास्तव में सिर्फ एक जख्म था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय वापस नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ एक काम कर सकता था, अपनी बेटी की कब्र तक पहुंचना। गुज्जी बदला लेने के लिए किसी भी हालत में कब्र की जगह बताने को तैयार नहीं था, इसलिए लाओ जिन पैसे लेकर उसके पास जाता है और अपनी बेटी के सामने माफी मांगता है। कहानी के आखिर में लाओ जिन ली मिंग को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वह अपनी पूरी कमाई किशोर मानसिक अवस्था संस्था को दान कर देता है। फिर वह अकेला एक द्वीप पर रहने लगता है और अपनी गलतियों के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करता है। उसे पता था कि उसकी बेटी की मौत की भरपाई कभी नहीं हो सकती, इसलिए वह सामान्य जिंदगी में वापस लौटने की उम्मीद छोड़ देता है। उसका अकेला रहना और हर दिन पछताना ही उसका सजा बन जाता है। यही इस कहानी का असली मतलब था। गुस्सा आखिर में सिर्फ खालीपन छोड़ता है, लेकिन परिवार के घाव कई बार पूरी जिंदगी भरते नहीं। कहानी खत्म होती है। आप अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब